बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं रहता। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होता। सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप एंड वेलकम टू ट्रिकेट। दोस्तों, आई होप ये जो वर्ल्ड मैप सीरीज चल रही है इससे आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिल रही होगी और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही अपना कमेंट ज़रूर दें। उसमें आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और पॉसिबल हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इससे होता ही है कि ज़्यादा इंगेजमेंट होता है वीडियो पर और यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शो करता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं बाल्कन पेनिनसुला के बारे में। शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि होगा पिछली वीडियो से। आपको बताना है कमेंट्स में कि कैलिनिंग्राड किस कंट्री को बिलोंग करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं तो उसमें कौन सा एरिया आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर की जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये बाल्कन पेनिनसुला की बाउंड्री है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो स्लोवेनिया जो है उसका कुछ हिस्सा आ रहा है, फिर क्रोएशिया का कुछ हिस्सा आ रहा है, ऐसे ही सर्बिया का कुछ हिस्सा आएगा, फिर ये आगे जाकर यहाँ बल्गेरिया और रोमेनिया के बीच में बाउंड्री बनाता हुआ और फिर थोड़ा रोमेनिया का हिस्सा इसमें आ जाएगा। और अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर वाटर बाउंड्री है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी पड़ता है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आयोनियन सी, और फिर ये वाला जो एरिया है ये ग्रीस का एरिया हो गया, और यहाँ पर एजियन सी पड़ता है। फिर उसके बाद ये जो हो गया यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा इसको बोलते हैं, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक सी आ गया, और फिर ये। तो इस तरीके से जितना भी मैंने ब्लू और रेड कलर में ड्रॉ कर दिया ये हो गया आपका बाल्कन पेनिनसुला। तो आप देख सकते हैं तीन साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक पेनिनसुला कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ कंट्रीज तो पूरी तरीके से इसका पार्ट हैं, जैसे आप ये देखिए बॉस्निया पूरी तरीके से इसका पार्ट है। उसके बाद ये पड़ता है यहाँ पर मॉन्टेनीग्रो, तो ये भी कंप्लीटली बाल्कन का पार्ट है। फिर अल्बानिया भी कंप्लीटली बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है। यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया भी पूरी तरीके से पार्ट है। बल्गेरिया भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से इसका पार्ट है। और कुछ कंट्रीज आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इसका पार्ट नहीं है, जैसे कि ये स्लोवेनिया यहाँ पर हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सर्बिया का ऊपर वाला रीजन आप देखें, ऐसे ही रोमेनिया का थोड़ा सा रीजन इसमें आता है, थोड़ा सा रीजन यहाँ पर इटली का भी आएगा इस जगह पर, बहुत कम लेकिन। और ऐसे ही टर्की का ये वाला रीजन है इतना, ये भी इसका पार्ट हो जाता है। और अगर हम ग्रीस की बात करें ना, ग्रीस भी पूरी तरीके से, अगर ग्रीस की आप डिटेल में टेरिटरी देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो ये भी एक तरीके से पूरी तरीके से बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है हम कहेंगे। इसका जो मेनलैंड वाला एरिया है वो तो आ जाता है बाल्कन में, लेकिन ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो इसमें नहीं आते। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पर जो टेरिटरी है कोसोवो, ये भी तो पूरी तरीके से इसमें आ रहा है, लेकिन कोसोवो जो है इसे एक कंट्री कहा जाना चाहिए या नहीं, उसके पीछे एक तरह से कंट्रोवर्सी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जब हम सर्बिया को देखेंगे। तो फिलहाल हमने देख ली बाल्कन पेनिनसुला की टेरिटरी। दोस्तों, बाल्कन पेनिनसुला के अलावा मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में स्लाविक कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा एक और बात मुझे आपको बतानी थी। आज हम जो भी कंट्रीज देख रहे हैं उनमें से मेजरली जो कंट्रीज हैं वो पहले यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करती थी। अब ये यूगोस्लाविया क्या है, कब एग्जिस्ट करता था, वो थोड़ा जान लेते हैं जल्दी से। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है और जब वो खत्म होने की कगार पर था 1918 में, तो किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया बनता है। और यूगोस्लाविया में अगर आप देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, इधर सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो और मैसेडोनिया। तो मेजरली देखें तो टोटल 6 कंट्रीज इन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया जिसको कहा गया किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया। फिर उसके बाद 1941 में जर्मनी ने, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ 1945 में और जो एलाइज थे उनकी जीत हुई, तो उसके बाद यूगोस्लाविया फिर से एस्टैब्लिश हुआ, जर्मन से उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर चलता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो उसमें ये न्यूट्रल रहा था, किसी का भी इसने साइड नहीं लिया। और साथ ही जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, जो एक तरह से इंडिया की देन माना जाता है वर्ल्ड को, ये एक तरीके से उन कंट्रीज का एसोसिएशन है जिसमें कंट्रीज ने डिसाइड किया कि भाई वो कोल्ड वॉर के टाइम पर ना यूएसए का साथ देंगी ना यूएसएसआर का। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, वो थे इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया।
दोस्तों यूगोस्लाविया 1945 के बाद चल रहा था, ठीक से चल रहा था, और ये तब तक ठीक तक चलता रहा जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट थे इसके, जिसको टीटो बोलते हैं। तो टीटो की डेथ होती है 1980 में, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी टेंशन्स स्टार्ट हो जाती हैं। यूगोस्लाविया में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, सर्बियन हो गए, बॉस्नियन, स्लोवाकियन, क्रोएशियन, इन सब के बीच में टेंशन्स होना स्टार्ट हो गई। और जब 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ तो यूगोस्लाविया में भी इसका असर देखा गया। यहाँ पर भी कम्युनिज्म ही था। और ईयर 1991 में सबसे पहले स्लोवेनिया अलग हो जाता है यूगोस्लाविया से। फिर उसके बाद 1991 में ही क्रोएशिया भी अलग हो जाता है। फिर मैसेडोनिया भी 1991 में अलग हो जाता है। 1992 में बॉस्निया, यहाँ पर भी रेफरेंडम होता है और ये भी अलग हो जाते हैं। और उसके बाद बचते हैं सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, और मॉन्टेनेग्रो सर्बिया के साथ रहता है ईयर 2006 तक, और ईयर 2006 में ये भी अलग हो जाता है सर्बिया से। और इस तरीके से जो यूगोस्लाविया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों इन सारी कंट्रीज़ के बारे में हमें जानना है, और इसमें से मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो पहले यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करती थी। मैंने आपको बता दिया वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये इतनी जो कंट्रीज़ हैं, इतनी जो टेरिटरी है ये यूगोस्लाविया की हुआ करती थी। तो उसके अलावा क्या बची? बल्गेरिया बच गया, ग्रीस बच गया, और ये टर्की का जो इधर वाला पोर्शन है वो बच गया। तो इन सभी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो है स्लोवेनिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लोवेनिया पहली कंट्री थी जो ईयर 1991 में यूगोस्लाविया से अलग हुई और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह फंक्शन करने लगी। और टाइम के साथ इसने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया, और आज के टाइम पर ये एक डेवलप्ड नेशन है। यहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी हाई है और बहुत ही प्रॉस्पेरस वे में ये काम कर रहा है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं ये इधर तो ये इटली के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ऊपर यहाँ पर ऑस्ट्रिया पड़ता है, इस तरफ हंगरी हो गया आपका, हंगेरी, यहाँ पर आपका हो गया क्रोएशिया, और स्लोवेनिया की छोटी सी वाटर बाउंड्री भी है। इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो वह है लुब्लाना, लुधियाना नहीं है, ध्यान रखें। और एक और बात, लोग स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्लोवाकिया यहाँ ऊपर की तरफ है, ओके, और स्लोवेनिया यहाँ पर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्लोवेनिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये कही जाती है कि ये हैं तो बाल्कन्स का पार्ट, लेकिन इनको जर्मन वनबीज कहा जाता है, कि मतलब ये जर्मन की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा बाकी की बाल्कन कंट्रीज का कहना है, मेरा नहीं है। अगर लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है स्लोवीन, साथ ही आपको यहाँ पर इटालियन और हंगेरियन भी लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर चलता है मोस्टली 78% के अराउंड। करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी है यहाँ की यूरो, और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। ईयर 2004 में ये EU का पार्ट बना था। स्लोवेनिया के बाद अगली कंट्री है क्रोएशिया, और क्रोएशिया भी मैंने आपको बताया था कि 1991 में ही इंडिपेंडेंट हो गई थी, अलग हो गई थी यूगोस्लाविया से। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। 91 में अलग होने के बाद भी क्रोएशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलता रहा 1995 तक। तो अगले 4 साल वॉर में ही निकल गए इनके, जिसमें ये मेजरली सर्बियन फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे। अगर आप क्रोएशिया के मैप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने एक तरह से हग कर रहा है। यहाँ पे नीचे पड़ेगा बॉस्निया, उसको एकदम टाइट तरीके से इसने जैसे जकड़ के रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये लगता है। अगर क्रोएशिया की कैपिटल की बात करें तो वो है जाग्रेब। इसकी अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे तो इधर स्लोवेनिया के साथ, ऊपर हंगेरी के साथ, इधर सर्बिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ये, इधर बॉस्निया के साथ, और ये छोटी सी बाउंड्री यहाँ पर शेयर करता है मॉन्टेनेग्रो के साथ भी। और अगर इसकी कोस्ट लाइन देखें तो काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है ये। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर क्रोएशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि क्रोएशियन और ये बॉस्निया के जो लोग हैं, सर्बिया के जो लोग हैं और मॉन्टेनेग्रो के जो लोग हैं, ये एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ये ऐसे रिएक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे कि इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। मतलब थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, लेकिन एक दूसरे की लैंग्वेज समझ जाते हैं। अगर क्रोएशिया में एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो क्रोआट्स हैं। क्रोएशिया से जो एथनिसिटी बिलोंग करती है उसको कहते हैं क्रोआट्स। और करीबन 4.5% लोग आपको यहाँ पर सर्बियंस मिलेंगे। रिलीजन की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 91% क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर, और क्रिश्चियनिटी में भी 86% लोग आपको मिलेंगे जो कैथलिक्स हैं। आपको इस एरिया में कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, दो तरीके के मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस मिलेंगे। जैसे तो
तो जैसे क्रोएशिया में क्या है, कैथलिक्स हैं, ऐसे ही आपको इधर सर्बिया में ऑर्थोडॉक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ नीचे ग्रीस में आपको ऑर्थोडॉक्स देखने को मिलेंगे, ऊपर रशिया में आपको ऑर्थोडॉक्स देखने को मिलेंगे। तो क्रोएशिया और जो सर्बिया है उनमें बहुत अच्छी बनती नहीं है, थोड़ा तो रिलीजन का प्रोस्पेक्टिव हो गया और दूसरा एथनिसिटी का प्रोस्पेक्टिव हो गया, जिसकी वजह से ही ये जो वॉर चली थी 1991 से लेकर 1995 के बीच में। करेंसी की अगर बात करें क्रोएशिया की तो वो है कूना। कूना एक्चुअली जो चूहा होता है उसको कहा जाता है, तो इनकी करेंसी का नाम एक्चुअली उसके ऊपर रखा गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि करेंसी कूना है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, ठीक है। यूरो यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट कंट्री है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। दोस्तों ये जो कंट्री रही है ना, इनका पास्ट काफ़ी डेंजरस टाइप का रहा है और साथ ही आज के टाइम पर भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरह का है। इसको अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक अलग से इस पर वीडियो बन सकती है, ऐसी ये कंट्री है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको जितनी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता सकूँ वो बताने की। सबसे पहले अगर आप इस कंट्री को देखेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगी, और अगर आप फ्लैग भी देखेंगे तो उसमें भी एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल यहाँ की जो 3 एथनिसिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की जो 3 मेजर एथनिसिटीज़ हैं वो है बॉस्निक, क्रोआट्स और सर्बियंस। बॉस्निक्स जो हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जनरली इस्लाम को फॉलो करते हैं। उसके बाद जो क्रोआट्स हैं वो कैथलिक हैं, और सर्बियन जो रहते हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, पहली बात ये कोस्ट शेयर करता है, ठीक है। और बाउंड्रीज तो आप देख ही सकते हैं, इधर क्रोएशिया के साथ, इधर सर्बिया के साथ, यहाँ पर मॉन्टेनेग्रो के साथ, और इसकी कैपिटल जो है वो है सराइवो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईयर 1992 में यहाँ पर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम इसलिए होता है कि ये भी चाहते थे कि ये यूगोस्लाविया से अलग होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 एथनिसिटीज़ हैं, उसमें से जो सर्बियन एथनिसिटी थी वो नहीं चाहती थी कि वो यूगोस्लाविया से अलग हो, ठीक है, क्योंकि यूगोस्लाविया में जो मेन कंट्री, एक तरीके से डोमिनेंट कंट्री जो रही है वो सर्बिया ही रही है, वो आखिरी तक वही थे इसका पार्ट। तो वो नहीं चाहते थे कि ये अलग हो। लेकिन जब रेफरेंडम हुआ तो उसमें मेजॉरिटी जो थी उसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो भाई 1992 में ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस इनको मिलती है उसके बाद यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाता है, सिविल वॉर एक तरीके से, जिसको बॉस्नियन वॉर कहा जाता है। 1992 से ये स्टार्ट हुई और 1995 तक चली, जिसमें एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें जियोनासाइड किया गया था जो सर्बियन आर्मी के लोग थे। मैंने आपको बताया ना, सर्बियन कम्युनिटी भी यहाँ पर है, सर्बियन एथनिसिटी के लोग भी यहाँ पर थे। तो उनकी जो आर्मी थी उन्होंने जो बॉस्नियन मुस्लिम्स थे उनका जियोनासाइड किया था, और यहाँ पर बहुत सारी टेंशन्स चल रही थी। लेकिन फाइनली ईयर 1995 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसको कहा जाता है डेटन एग्रीमेंट। और इसको डेटन एग्रीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ओहायो स्टेट है वहाँ पर एक जगह है डेटन, वहाँ पर साइन की गई थी। और उसकी वजह से बॉस्निया की टेरिटरीज डिसाइड की गई। बॉस्निया की टेरिटरी कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई, जितना भी ये आपको ग्रीन कलर में एरिया दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है फेडरेशन ऑफ बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। जितना आपको ये बाकी का हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा रिपब्लिक ऑफ स्राव्स्का, इस तरफ भी। और एक ये जो इतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इस एरिया को बोलते हैं ब्रैको डिस्ट्रिक्ट। तो ब्रैको डिस्ट्रिक्ट जो है ये तो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ये अपना अलग से हिसाब किताब देखती है अपना। लेकिन जो ये रिपब्लिक ऑफ स्राव्स्का है यहाँ पर एक तरीके से सर्बियंस जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और जो फेडरेशन ऑफ बॉस्निया एंड हर्जेगोविना है यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो बॉस्नियन और क्रोएशियन की है। तो क्रोएशियन और बॉस्नियन के लिए एक तरह से ये टेरिटरी बना दी गई, और इधर रिपब्लिक ऑफ स्राव्स्का मेजरली बना दिया गया सर्बियंस के लिए, ताकि ये जो लड़ाई है वो खत्म हो सके। और होता कुछ ऐसा है कि इस कंट्री में 3 प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं। 3 प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि वो 3 कम्युनिटीज़ को, 3 एथनिसिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉस्निक, क्रोआट्स और सर्बियंस को। तो इनके पास 3 प्रेसिडेंट हो गए। अब 3 प्रेसिडेंट काम कैसे करते हैं? 8-8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए एक प्रेसिडेंट रहेगा, फिर 8 महीने के लिए दूसरा, फिर 8 महीने के लिए तीसरा, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पर जो ओवरऑल टर्म होता है वो होता है 4 साल का। दोस्तों यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मेरे को कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी का नाम है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना कन्वर्टेबल मार्क।
अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री पे एंड दैट इज सर्बिया। सर्बिया का दोस्तों ऐसा हाल है ना कि बाल्कन्स में लोग इनको, जो बाकी कंट्रीज हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं इनको। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि बॉस्निया में इनका जो जीनोसाइड वगैरह हुआ था वो किसने किया था? सर्बियंस ने ही किया था। साथ ही क्रोएशिया में भी इनकी वजह से ही वॉर हुई थी। और एक्चुअली सर्बियंस जो थे वो चाहते नहीं थे कि यूगोस्लाविया टूटे, लेकिन सब उससे अलग होना चाहते थे। तो इस तरीके से सर्बियंस को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है बाकी की बाल्कन कंट्रीज़ के द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि यूगोस्लाविया में से सारी कंट्रीज़ अलग हो गई थी और आखिरी में बची थी सर्बिया और यहाँ पर ये जो है मॉन्टेनेग्रो। लेकिन ईयर 2008 में मॉन्टेनेग्रो भी अलग हो गई और फिर बचा सिर्फ सर्बिया। लेकिन सर्बिया में ये जो कोसोवो वाला रीजन था ना, इन्होंने भी क्या किया, ईयर 2008 में इन्होंने कहा भाई सब अलग हो रहे हैं तो हम भी अलग होंगे, और इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब रीज़न ये है कि यहाँ पर कोसोवो में जो मेजॉरिटी है एथनिसिटी की वो है अल्बेनियन। करीबन 90% लोग यहाँ पर अल्बेनियन हैं। तो इस एक तरीके से अल्बेनिया यहाँ नीचे जो है अल्बेनिया, वो इनको सपोर्ट भी करता है कोसोवो वाले लोगों को। लेकिन सर्बिया कहता है कि ये हमारा ही पार्ट है, इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ सेपरेट कंट्री। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें तो करीबन 100 के आसपास कंट्रीज़ हैं जो इनको रिकॉग्नाइज करती हैं, और वो नंबर भी कम ज़्यादा होता रहता है। कभी कंट्रीज़ वापस विड्रॉ कर लेती हैं अपना रिकॉग्निशन, तो वो 100 से नीचे भी चला जाता है, 100 से ऊपर भी रहता है कभी कभी। तो कोसोवो, ध्यान रखना है आपको, एक तरीके से डिस्प्यूटेड रीजन आप इसको कह सकते हैं। और इसकी कैपिटल अगर हम देखें तो यह है प्रिस्टीना, कोसोवो की। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सर्बिया का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्चुअली नहीं चलता है, यहाँ पर खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कोसोवो में। और साथ ही सर्बिया में एक और रीजन है, ऊपर वाला ये जो रीजन है जिसको कहा जाता है वोवोदीना भी एक ऑटोनॉमस रीजन है, और यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही हैंडल करते हैं यहाँ के लोग। और बाकी का जो सर्बिया का रीजन है वो ये रहा, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड जो है वो यहाँ पर डैन्यूब रिवर जो है उसके किनारे ही बसा हुआ है। डैन्यूब रिवर के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है ये भी बताया था, तो आप कमेंट्स में लिख के बताएं। तो सर्बिया की भाई आसपास की कंट्रीज से कुछ खास बनती नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने आपको बताया मॉन्टेनीग्रो जो था वो इनसे आखिरी में अलग हुआ था ईयर 2006 में, तो इनके साथ इनकी अच्छी बनती है। साथ ही ग्रीस भी इनका एक अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चलती है। अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वह है सर्बियन। एथनिसिटी की अगर बात करें यहाँ पर आपको 83% सर्बियंस मिलेंगे। रिलीजन की बात करें तो 91% क्रिश्चियंस, और उसमें से 85% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेंगे। करेंसी की अगर बात करें तो यहाँ की करेंसी है सर्बियन दिनार। ठीक है, दिनार यहाँ पे यूज़ हो रहा है करेंसी में। आपने जनरली देखा होगा मिडिल ईस्ट में दिनार आपको सुनने को मिलता है, लेकिन इधर भी 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर दिनार आपको सुनने को मिलेगा। एक तो हो गई सर्बिया, और उसके बाद दूसरी कंट्री आपको देखने को मिलेगी इनके जो नीचे मैसेडोनिया है वहाँ पर मैसेडोनियन दिनार चलता है। उसके अलावा एक और बहुत फेमस इंसान यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और वह है नोवाक जोकोविक। टेनिस में एक कितना बड़ा नाम है आप सभी को पता ही होगा। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, इनका जो लास्ट नेम होता है उसके आखिरी में आपको इक देखने को मिलेगा, जैसे नोवाक जोकोविक, तो इक काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेजॉरिटी केसेस में ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगली कंट्री है मॉन्टेनीग्रो। मॉन्टेनीग्रो के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये 2006 में पीसफुली अलग हो गए सर्बिया से और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह काम करने लगे। इनकी कैपिटल की अगर बात करें तो वो है पोडगोरिका। मॉन्टेनीग्रो की अगर बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक स्लीपी नेशन है, जो मतलब सोना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए यहाँ के लोग आपको बहुत ही रिलैक्स टाइप के मिलेंगे, मतलब सोना वोना पसंद करते हैं। साथ ही एक जोक भी इन पे मारा जाता है कि ये इतने स्लीपी हैं कि इन्हें इंडिपेंडेंस लेने की याद भी 14-15 साल बाद आई। जनरली आपने देखा होगा 1991, 1992 में यूगोस्लाविया से अलग हो गई थी ये कंट्रीज, लेकिन ये ईयर 2006 में अलग हुई। तो एक तरीके से जोक इनके ऊपर बोला जाता है। साथ ही इनकी अगर नाम की बात करें तो इटालियन नेम इसको कहा जाता है। मॉन्टे का मतलब होता है माउंटेन्स और नीग्रो का मतलब होता है ब्लैक, तो इसको लैंड ऑफ ब्लैक माउंटेन्स कहा जाता है मॉन्टेनीग्रो को। लेकिन एक्चुअल में अगर मॉन्टेनीग्रो को आप देखेंगे तो यहाँ पर माउंटेन्स कुछ खास नहीं है, यहाँ पर बीचेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बीचेस यहाँ पर हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन रहते हैं यहाँ के बीचेस।
और अगर आप बाउंड्री देखें तो ऊपर सर्बिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर बोस्निया के साथ, थोड़ी सी यहाँ पर बाउंड्री ये क्रोएशिया के साथ भी शेयर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्रोएशिया की बाउंड्री यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और इस तरफ एल्बेनिया के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अगर आप कोसोवो को एक कंट्री मानते हैं तो आप कह सकते हैं कि कोसोवो के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मॉन्टेनीग्रियन, उसके अलावा सर्बियन, बॉस्नियन, क्रोएशियन और अल्बेनियन भी देखने को मिलेगी। एथनिक्स ग्रुप की बात करें तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा 45% मॉन्टेनीग्रियंस आपको मिलेंगे, उसके अलावा 29% आपको सर्बियंस भी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ में बनती भी अच्छी है। 9% बॉस्नियंस आपको देखने को मिलेंगे और 5% अल्बेनियन भी देखने को मिलेंगे। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन यहाँ पर 76% आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 72% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे। साथ ही 19% यहाँ पर इस्लाम धर्म भी आपको देखने को मिलेगा। करेंसी इनकी यूरो है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट अभी तक नहीं है। नेक्स्ट कंट्री इज नॉर्थ मैसेडोनिया। मैंने आपको बताया था 1991 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था यूगोस्लाविया से, और ये एक ऐसी कंट्री है जो विदाउट लड़ाई झगड़े के हो गया था, कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था यहाँ पर। और फिर 1993 में ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाता है, लेकिन इसके नाम के ऊपर पंगा हो जाता है। नाम के ऊपर पंगा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पड़ता है ग्रीस। ग्रीस का कहना था कि मैसेडोनिया जो है वो उनकी टेरिटरी हुआ करता था पहले, और ये कंट्री अपना नाम मैसेडोनिया नहीं रख सकती। और आपको ग्रीस में एक इस जगह पे जो टेरिटरी देखने को मिलेगी, उसको इनका एक रीजन है ग्रीस का, उसको मैसेडोनिया नाम है उसका। तो इन्होंने कहा कि भाई ये अपना नाम मैसेडोनिया नहीं रख सकते। और इधर नॉर्थ मैसेडोनिया और इनमें मेजरली जो फाइट है वो नाम के पीछे ही है। और साथ में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, ये नॉर्थ मैसेडोनियंस बोलते हैं कि वो हमारे यहाँ पैदा हुए थे तो उनका नाम हम यूज़ करेंगे, लेकिन ग्रीस कहता है नहीं, ये पूरा रीजन हमारा पार्ट हुआ करता था तो सब कुछ हमारा है, आप उसका नाम यूज़ नहीं कर सकते। ये सब कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है ये चलता रहा। तो इस डिस्प्यूट की वजह से इनको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन में, इनका प्रोविजनल नेम रखा गया FYROM। अब आप लोग कहेंगे FYROM क्या है भाई? तो ये है फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, ये नाम रखा गया इसका। फिर फाइनली ईयर 2018 में दोनों कंट्रीज के बीच में डिसाइड हुआ कि इसका नाम रखा जाएगा नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, तो मैसेडोनिया एक तो टेरिटरी इनके पास हो गई, ग्रीक के पास हो गई, ऊपर वाले एरिया को क्या बोल दिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये लोग एग्री कर ग्रीस वाले की ठीक है नॉर्थ मैसेडोनिया इसका नाम रख सकते हैं। तो अब आज के टाइम पर इसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। अगर आप देखेंगे इसको, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। यहाँ की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो है मैसेडोनियन और साथ ही अल्बेनियन भी। एथनिसिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मेजॉरिटी आपको मैसेडोनियंस देखने को मिलेंगे, करीबन 64% और 25% अल्बेनियन। रिलीजन की बात करें तो 71% क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी, जिसमें से 70% आपको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और 29% इस्लाम भी देखने को मिलेगा। करेंसी है यहाँ की मैसेडोनियन दिनार, लाइक इन सर्बिया। उसके अलावा अगर एक फैक्ट की बात करें तो मदर टेरेसा जो है उनकी बर्थ प्लेस यही है, इनकी जो कैपिटल है स्कोप वहीं पर पैदा हुई थी मदर टेरेसा। वो एक अल्बेनियन थी लेकिन वो पैदा हुई थी यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया में। अब बात कर लेते हैं अल्बेनिया की। अगर आप लोकेशन देखें तो ऊपर मॉन्टेनीग्रो के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर आप जो कहना चाहें इसको सर्बिया कहना चाहें या कोसोवो, उसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। इधर नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है और इधर ग्रीस के साथ, और इधर इनका कोस्टल लाइन, तो इधर आयोनियन सी आपको देखने को मिलेगा, इधर एड्रियाटिक सी। कैपिटल इनकी तिराना। और अगर अल्बेनिया की बात करें तो ये तो यूगोस्लाविया का पार्ट था नहीं, राइट। तो अल्बेनिया पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर जब टूटने लगा तो ये अलग हुए 1912 में उनसे, और किंगडम ऑफ अल्बेनिया बनाया गया। फिर बाद में इनका जर्मनी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी वजह से टेरिटरी में थोड़ा चेंज आया। फिर जब कम्युनिज्म आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तो ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गई। फिर 1991 में जब कम्युनिज्म का फॉल हुआ, यानी यूएसएसआर का फॉल हुआ, उसके बाद बना रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया, जो कि आज तक एग्जिस्ट करता है। और मैंने आपको बताया था कि कोसोवो वाला जो रीजन है वहाँ पर 90% जो लोग हैं वो अल्बेनियन हैं, तो कोसोवो के लोगों को सपोर्ट करते हैं एक तरह से अल्बेनियंस। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अल्बेनियन। और अगर यहाँ पे रिलीजन की बात करें तो आपको 60% यहाँ पर मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि इस्लाम रिलीजन, और 20% आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा। करेंसी इनकी है लेक, LEK,
और एथनिसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 83% आपको अल्बेनियंस देखने को मिलेंगे और बाकी के और एथनिसिटीज जैसे कि मैसेडोनियन, मॉन्टेनिग्रोनियन और ग्रीक्स। नेक्स्ट कंट्री इज ग्रीस। तो ग्रीस भाई बहुत पुरानी कंट्री। इसका अगर ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है हेलेनिक रिपब्लिक। टेरिटरी देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी में एक तरह से ये फैला हुआ है और नीचे भी ये जो आइलैंड दिख रहा है जिसका नाम है क्रेटे, ये भी इनका ही पार्ट है, इसका ध्यान रखें आप। और इनकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं एथेंस, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैपिटल। दोस्तों ये बाल्कन्स का पार्ट है लेकिन कल्चरली काफ़ी डिफरेंट है ये अदर बाल्कन कंट्रीज से। और मैंने आपको बताया है कि सर्बिया जो है इनका एक अच्छा दोस्त है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो वो है ग्रीक। रिलीजन यहाँ पर मेजॉरिटी आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी और वो भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। करेंसी इनकी जो है वो यूरो है और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। और दोस्तों आपको पता ही है कि ग्रीस ने वर्ल्ड को बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो नाम सुने होंगे आपने, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये यहीं से आते हैं। एरिस्टोटल तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके गुरु भी थे। और उसके अलावा ओलंपिक्स जो है वो ग्रीस की ही देन है वर्ल्ड को। उसके अलावा जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी ग्रीस ने दिया है। सिटीजनशिप जैसे हो गई, मैथ्स की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हो गई, पाइथागोरस, यूक्लिड, और उसके अलावा जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें इन्होंने वर्ल्ड को दी हैं। और ग्रीस में बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ जितनी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और यहाँ पर एक बहुत फेमस माउंटेन है जिसको कहा जाता है माउंट ओलंपस, जो कि टॉलेस्ट पीक है ग्रीस की, और इसको जो ग्रीक एंशिएंट गॉड हैं उनका घर कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री है बल्गेरिया या बल्गारिया। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है सोफिया। यहाँ ऊपर आपको ये जो बाउंड्री देखने को मिलती है ना, ऊपर आपको पता ही है रोमेनिया है, और रोमेनिया और बल्गारिया के बीच में जो बाउंड्री है वो फॉर्म करता है ड्यूनाब रिवर। ठीक है, करीबन 80% बाउंड्री इसी के द्वारा बनाई जाती है दोनों के बीच में। और इधर तो ये सर्बिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ, यहाँ पर ग्रीस के साथ और यहाँ पर टर्की के साथ, और इधर है आपका ब्लैक सी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो बल्गेरियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एथनिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 85% आपको बल्गेरियंस मिलेंगे और 9% के अराउंड आपको टर्किश देखने को मिलेंगे। रिलीजन की बात करें तो 61% आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी और उसमें से भी मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और 9% के अराउंड इस्लाम। करेंसी की अगर इनकी बात करें तो वो है लेव। और बल्गारिया जो है वो रोजेस, गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रोज़ ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल भी होता है। और उसके बाद बसती है ये आखिरी कंट्री, या कहेंगे हम कंट्री की टेरिटरी। तो टर्की जो है उसका जो मेजर पोर्शन है वो एशिया में आता है, लेकिन इतना पोर्शन जितना ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आ जाता है यूरोप में। तो ये भी बाल्कन्स का ही पार्ट है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ मारमारा, और यहाँ पर जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं बॉस्फोरस। ठीक है, ये अलग करता है इन दोनों लैंड मासेस को, यानी कि जो यूरोपियन टर्की है उसको एशियन टर्की से अलग करता है ये बॉस्फोरस। और दोस्तों आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि टर्की की कैपिटल क्या है। इस्तांबुल डेफिनेटली इनकी कैपिटल नहीं है, लोग गलती कर देते हैं, बार बार टर्की की कैपिटल इस्तांबुल बोलते हैं। और इसी के साथ हमने सारी की सारी टेरिटरीज कवर कर ली आज की वीडियो में। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा स्लाविक कंट्रीज के बारे में। तो वर्ल्ड में स्लाविक लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जितना भी आपको एक ग्रीन कलर में एरिया दिखाई दे रहा है ना, वो वर्ल्ड में स्लाविक कंट्रीज हैं। तो एक तो आपको इधर दिख रहा है ये पूरा एरिया, राइट, लेकिन कनाडा में भी आप देख सकते हैं स्लाविक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कनाडा को अभी हम छोड़ते हैं और यूरोप की बात करते हैं पर्टिकुलरली। तो ऊपर रशिया हो गया, ठीक है, और इनको हम यूरोप को एक तरह से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ईस्ट स्लाविक में आ गया आपका वो इधर का रशिया पूरा, रशिया के अलावा बेलारस और यूक्रेन, तो इनको हम बोल देते हैं ईस्ट स्लाविक कंट्रीज। फिर उसके बाद जो वेस्ट स्लाविक कंट्रीज है ना, ये जो आपको दिख रहा है लाइट कलर में पोर्शन, इसमें आपका आ जाते हैं, ये आपका हो गया पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। और यहाँ पर ये जो रीजन है वो हो गया आपका साउथ स्लाविक कंट्रीज। तो इसमें हमने जो यूगोस्लोवाकिया देखा उसमें जो भी कंट्रीज थी वो आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आई होप आप लोगों को बाल्कन पेनिनसुला अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो अगला वीडियो जो होने वाला है वो यूरोप का लास्ट वीडियो होने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीक। जय हिंद, जय भारत।